ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी तुम लोग ध्यान दे रहे होगे कि रोटेशन मोशन जब हम लोग शुरू किए हैं तो हम लोग इसको हमेशा बोलते थे कि एनालॉगस, इसका एनालॉगस मतलब इसका एनालॉगस तुम्हारा ट्रांसलेशन मोशन में ये था। जैसे वेलोसिटी जब आया लीनियर वेलोसिटी तो उसका एनालॉगस हमने यहाँ पे क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पे जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था वैसे यहाँ पे क्या चीज़ था आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन था। तो हर एक का हम क्या पे कोशिश कर रहे हैं निकालने की, एनालॉगस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एनालॉजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीनियर में सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है मास, जिसको हम लोग एम बोलते हैं, मास केजी यूनिट होती है। तो मास का एनालॉगस क्या होता है रोटेशनल मोशन में, क्या मास ही होता है कि कुछ और होता है? समझ में आ गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का एनालॉगस निकालने जा रहा है। अब क्या चीज़ है वो देखते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो कोई बॉडी अगर रोटेशन मोशन कर रही है, कोई बॉडी अगर रोटेशन मोशन कर रही है, मान लो ये बॉडी है तुम्हारी, इस एक्सिस पे अगर रोटेशन मोशन कर रही है, हाँ, तो ये बॉडी मान लेते हैं जब ये रोटेशन मोशन इस एक्सिस पे कर रही है तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो तुम बोलो सर काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे आपने बताया है कि कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जब चलता है उसके अंदर मास होता है, कोई पार्टिकल जिसके मास m होता है, ठीक है, और जिसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने बताया है क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे तो कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन तो कर नहीं रही है, यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जैसे हमेशा हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया। मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 है जिसका मास क्या है, m1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है जिसका मास m2 है, ऐसे सो वन ये मान लो पार्टिकल नंबर mn है जिसका मास mn हो गया। अब ये जो पार्टिकल है ये कौन सा मोशन करता है, हर एक पार्टिकल रोटेशन मोशन में कौन सा मोशन करता है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर, ईच एंड एवरी पार्टिकल इन रोटेशन मोशन डज अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इसके अंदर एक क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इसके लीनियर वेलोसिटी होगी। मान लो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, v1, ऐसे ही सबकी मैंने v2, ऐसे ही लास्ट में हमने क्या किया इसको vn। अब मैं तुमसे पूछा कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1², दूसरे पार्टिकल की हाफ m2 v2², ऐसे सब करते करते लास्ट में हाफ mn vn²। ठीक है, टोटल सिस्टम किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो टोटल एनर्जी, टोटल सिस्टम काइनेटिक एनर्जी का, टोटल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, सिंपली सम हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दिस इज नथिंग बट सिग्मा हाफ mi vi² वेयर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस बोर्ड के एक्सिस में, ये मान लो उसका सेंटर है। अगर मैंने बोला यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है और ये डिस्टेंस मान लो r है, तो एक रिलेशन क्या होता है, v = r ओमेगा होता है ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बोला था कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग हो सकती है, लेकिन सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सेम होती है। सभी पार्टिकल की रोटेशन मोशन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर पॉइंट का किसी स्नैपशॉट ऑफ पॉइंट पे टाइम पे
तुम्हारा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो इस फार्मूले में अगर मैं v1 को r और ओमेगा में तोड़ता हूँ तो फार्मूला v1 मेरा क्या बनेगा, v1 मेरा क्या कहलाएगा, v1 आपका होगा r1 इंटू ओमेगा। r1 क्या होगा, ये डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, ओमेगा कॉमन हो जाएगा। v2 क्या होगा, r2 ओमेगा। सिमिलरली ऐसे v1 क्या हो जाएगा, rn ओमेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूँ मैं, तो देखो सिग्मा हाफ mi ri इंटू ओमेगा का स्क्वायर वेयर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो देखो ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, सिग्मा हाफ mi ri का स्क्वायर वेयर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? क्या किया मैंने, वी आई की जगह आर आई इंटू ओमेगा रख दिया। ओमेगा चूँकि हर जगह सेम ही है तो ओमेगा को मैंने क्या किया, समेसन से बाहर कर लिया। तो समेसन ऑफ हाफ एम आई आर आई स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, हाफ m1 r1 स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करके आपका ये हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी देखो, ये ओमेगा का स्क्वायर आ गया, ये जो क्वांटिटी आपकी आई है इसी को हम लोग बोलते हैं आई, कैपिटल आई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल आई। इसको, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आई। एक नया फिजिकल टर्म डिफाइन कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। इसमें से हाफ बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये हाफ बाहर कर लो, हाफ भी कांस्टेंट है ना, हाफ। तो हाफ, इसको अगर सही से लिख लो तो ऐसे लिख लो इसे, के क्या हो गया आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या चीज़ है, आई की वैल्यू क्या है, हाँ आई क्या है, आई इज़ नथिंग बट सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर वेर आई इज इक्वल टू 1 से n। ठीक है, लिख लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब देखो इसका मतलब क्या है समझ लो। हाँ, इसको मैंने आई बोल दिया तो के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी मेरा फॉर्मूला होता क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, जो हम लोग जानते थे। रोटेशन में फार्मूला आ क्या रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी का एनालॉगस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनालॉगस हो गए। तो इसका मतलब रोटेशन में आई वही काम करता है जो तुम्हारा लीनियर में मास करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, थोड़ा समझने में ये थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मास को कैसे कोई बदल सकता है।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली देख रहे हो, मास जो फॉर्मूले से अगर v आपका ओमेगा होता है तो m आपका क्या हो जाएगा, i। तो m इज़ नथिंग बट i एनालॉगस ऑफ i। मैं इक्वलेंट लिख दिया हूँ, इक्वल नहीं है, i के एनालॉगस है ये आपका लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में और ये आपका रोटेशनल मोशन में। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो ये चीज़। तो बेसिकली इसमें देखो आई किस पे डिपेंड करता है, ये जो फॉर्मूला इतना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, आई किस पे डिपेंड कर रहा है भाई। देखो m1 m2 m3 मतलब क्या चीज़ है, ये तो पार्टिकल के मास ही है, तो मास तो बदलेगा नहीं, मास तो हमेशा रहेगा। यानी कि बॉडी के एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे है। तो यानी कि ये जो एक्सिस है, ध्यान दो, ये एक्सिस को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हाँ, तो यानी कि m जो होता है ये एकदम यूनिवर्सल कांस्टेंट, अनलेस तुम्हारा आइंस्टीन की थियरी ना आए तो, ठीक है। लेकिन I तुम्हारा क्या है, I दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा एक्सिस, हाँ एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बेसिकली एक्सिस आपका क्या, तो लिख लो इसमें दो चीज़ लिख लो। पैरामीटर I is independent of, पैरामीटर I is independent of magnitude of angular velocity it is a characteristic of rigid body, उसी में आगे it is a characteristic of rigid body मतलब ब्रैकेट में मास, उसके रिजिड बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है। एंड द एक्सिस अबाउट इट, एट द एक्सिस अबाउट इट, about which it rotates। ठीक है, हाँ। अब एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन चाहे कंपटीशन में हो, चाहे बोर्ड में हो, स्कूल में हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़रूर आता है निकालने को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल केस लेते हैं। सबसे पहले मान लो तुम्हें एक रिंग है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। रिंग मतलब जिसका मास क्या दिया है, मास जिसका m दिया है और रेडियस जिसका r दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मास m, हैविंग मास m, रेडियस r। इसका तुम्हें मोमेंट, हाँ कई सारे केस में है, कुछ का एक दो का डेरिवेशन तो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी बताएंगे तो हाँ याद करना होगा, सबका निकल सकता हो। हाँ है ये जो बहुत छोटा सा देखो एग्जाम्पल है, देखो सबका आई क्या होता है, सबका आई अलग अलग होता है। सब टाइप के फिगर, हाँ सब टाइप। अभी तो बोले आई किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सिस पे। अगर एक्सिस भी बदल दोगे तुम तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा आई एम के इक्वल है, तो हम मतलब आई एम के इक्वल है सर, यहाँ मतलब एनालॉगस था ना, यहाँ पे एम और आई एक दूसरे का हाफ है। हाँ हाँ एम और आई, तो सर वैसे भी तो आई की जगह एम रख सकते हैं फॉर्मूले तो वो ठीक है आई निकाल लोगे कैसे। सर एम आई सिग्मा आई से एन एम आई आर आई स्क्वायर, हाँ वही निकालोगे ना, तो वही बोझो। अब जैसे ये रिंग है तुम्हारा,
फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? देखो दो मेथड निकालने के हैं। एक तो आपका फॉर्मूला है, क्या है? सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, जहाँ आई की वैल्यू 1 से n, ठीक है। अब तुम अगर इसको इस फॉर्मूले से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे बताओ? इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे मास में डिवाइड कर देते हैं। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ऐसे ऐसे करते हुए इसको टोटल मान लो n पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल mn पार्टिकल हो गए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? हाफ, भाई देखो फॉर्मूला क्या है? m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 r1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? I1 से लेके, अरे हाफ नहीं रहेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? m1 m2 और सब केस में r की वैल्यू क्या है? मतलब यहाँ पे r1 r2 r3 क्या है? सारे सेम है, यानी कि सब जगह वैल्यू क्या है? कैपिटल R है, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका I क्या हो जाएगा? सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके n m i r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा? 12 जाएगा समेसन के, r स्क्वायर समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 से n m i। अब ये क्या चीज़ होगी? सारे पार्टिकल का क्या है? ये बेसिकली सम है। ये क्या देगा आपका? टोटल रिंग का मास दे देगा, हाँ या ना? यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया? रिंग का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग जिसका एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और उस रिंग के परपेंडिकुलर है। मतलब इसमें एक्सिस ऐसे है, ध्यान देना, ये एक्सिस ऐसे है इसमें। मूवमेंट का इनर्शिया ही मतलब आई ना? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में आई यूज होता है। आई यूज होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोले तो आई से वो, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई निकालना है आपको। हाँ बोलो। हाफ नहीं था, हाफ बाहर कर दिए थे, ये हाफ कांस्टेंट था ना, तो ये हाफ है बाहर आ गया था, ये हाफ नहीं था। केमिस्ट्री क्लास में ना कंट्रोल होते हमने और करा देते और एप्लीकेशन नहीं करवाया है। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक का इसकी भी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ, उसको मैंने बना दिया था। मैथ्स देखूंगा। हाँ, मैथ्स की भी बनाया था। मैथ्स तो आया था, इनफाइनाइट जीपी और ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ, हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज कराया था। हाँ, स्क्वायर रूट आज भी आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब कोर्स आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है तो बहुत पीछे हो जाएंगे हम। हो गया, आगे चले? चलो मैं हेडिंग बोलता हूँ। अब तुम्हें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दो पार्टिकल हैं जिनका मास m/2 है, m/2 m/2, और किस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं? इसके बीच में एक लाइन पास कर रही है, ये इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस है आपकी L। ये जस्ट मिड पॉइंट है, मतलब ये आपका L/2 है, ये आपका L/2 है। तो इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कन्फिगरेशन जो बन रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। हाँ, ये रोटेट करना है, मतलब हाइपोथेटिकली एक रॉड से कनेक्टेड है जो कि मासलेस है। समझ में आ गया? जैसे m/2 m/2 और ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है। निकालो जरा, मिटा देंगे, हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होगा?
बुक अभी बंद कर दो, निकालो तुम बुक अभी बंद कर दो। चलो करो। मास है, दिया है, ये मास है m/2, ये मास है m/2। सर ऐसे रोटेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये ब्लैक दोनों तुम्हारे मास हो गए, ऐसे करके। m/2 और l/2 टोटल लेंथ n है। हाँ, आधा मास। नहीं समझ में आ रहा है? आई क्या चीज़ है? आई क्या होता है? सिग्मा MI/RI का स्क्वायर। आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 से कितने पार्टिकल है यहाँ पे? 2 है, तो आई 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? 2 तक। इसका मतलब आपको क्या फार्मूला है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर है। पहला पार्टिकल m1 मास कितना है? m/2। एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? l/2। दोनों कॉमन हो जाएगा। m/2 l/2 दोनों सेम चीज़ है, ट्वाइस हो गया। m/2 इंटू ये कितना हो गया? l/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, थर्ड केस देखो। अगर एक रॉड, केस था है? कई सारे केसेस हैं। केस था? केस मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप ही केस है। मतलब फिर ये क्या होगा? मतलब कौन सा, मतलब आपको ये समझ में आया कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? हाँ, अब आपको क्या होगी? शेप कुछ नहीं है, ये तुमको बस ये विजुलाइज कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा। अब अगर ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल हो जाए, इसको मैं क्या नाम दे दूँ? रॉड। अच्छा। और टोटल मास इसका मैं कितना ले लूँ? m। मतलब मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, होमोजेनियस रॉड whose mass is m and length is l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। मोमेंट, थर्ड चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होमोजेनियस रॉड हैविंग लेंथ l एंड मास m। ठीक, तो क्या सेम आएगा दोनों का? क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसका और उसका? जो भी भाई, यहाँ भी तो टोटल मास कितना है? m/2, सॉरी m/2 प्लस m/2 कितना है? m। और लेंथ कितना है? l। यहाँ लेकिन बस क्या चेंज हो रहा है? ये by2 नहीं है, मतलब ये टोटल मास कितना है इसका? m। और ये रॉड है, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो आपके बुक में क्या लिख दिया है कि द डेरिवेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ bodies are beyond the scope of this text book and you will study them in higher classes। इस लाइन को आप कट कर दी, इस लाइन को आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके स्कोप में है, लिखा है चीज़, इसलिए मैंने पढ़ दिया, ठीक है। कोई कंपटीशन में क्वेश्चन यही से बनाया जाता है। तो यही पार्ट जो तुम लोग बोलते हो ना कि कंपटीशन, वही है। उस पेज में देखो 164 पे पहले पैरा में नीचे एकदम आओ, लेफ्ट साइड में, नहीं उधर नहीं, इस साइड, इधर इस साइड।
इधर हाँ वही वहीं पे जहाँ पेन रखे थे, सर रॉकेट प्रोपल्शन, उसके ऊपर वाला पैरा, उसके ऊपर वाले पैरा में। हाँ सर रॉकेट प्रोपल्शन है हमारे उसमें? हाँ है हमारे उसमें? बताया तो है कोर्स में, हाँ ना, आपने तो सर बताया था कि जब मास जब चेंज होता है। हाँ है सवाल आते हैं उसमें? वहाँ पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन तो आपका ओपन कर दिया फिर आपको, सर, बट ऐसे यहाँ तो मना भी कर दिया फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा। बुक में एनसीईआरटी में लिखा नहीं है ना कहीं, हाँ सवाल दे रखा है। थोड़े थोड़े चीज़ कहीं पे हाइड कर ली गई है, तो एज ए टीचर हम लोग का काम ये होता है ना कि बता देना कि ये चीज़ ओपन है। यहाँ पे क्या बोल दिया, क्लोज कर दिया काम, लेकिन ये ओपन है, मतलब यहाँ पे आपका स्कोप में है। अब देखो, अब ध्यान सुनना, इसमें एक्सिस यहाँ पे लिख लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ये सेंटेंस सफिशिएंट है क्या? मिड इस ये जो मैंने लाइन बनाई है, मैं अगर इतना बोलता हूँ एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, ये सेंटेंस सफिशिएंट है कि नहीं है? है? नहीं है सर, केस ए भी तो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ रॉड एंड, और एक्सरसाइज तो ऐसे करता ना। हाँ एक्सिस का मतलब ऐसे रोटेट करता है ये, मतलब ये अगर बीच में रोटेट करोगे तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा। वो किसे निकालते हैं? हाँ वो कैसे निकालते निकाल रहे, रुक जाओ ना, अब देखो ना, ध्यान से सुनना। हैं? अब ध्यान से सुनो, अब इसका तरीका जो बता रहा हूँ, कैलकुलस यूज़ करने जा रहा हूँ बहुत बेसिक तरीके से। अब कैलकुलस धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, ठीक है? तो कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस पहली बात हम लोग यूज़ करने क्यों जा रहे हैं, पहला रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हाँ क्योंकि ये डिस्क्रीट पार्टिकल सब सिस्टम नहीं है, ये इसमें n पार्टिकल्स नहीं है, इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट है, कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रल आप यूज़ करोगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स के सम का कभी कोई चीज़ निकालनी हो तो हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें हम ये करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, ध्यान देना, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले काम करो ना, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया। वो मतलब शेप वो क्या है, एक छोटे से एक एलिमेंट्री वो है। हाँ ये छोटा सा एक मास मैंने ले लिया, छोटा सा मास ले लिया, छोटा सा इसमें से एक एलिमेंट कट कर लिया रॉड से, पोर्शन है। हाँ छोटा सा पोर्शन ले लिया। तो अगर एल लेंथ के रॉड का मास m है, अगर एल लेंथ के रॉड का मास m है, तो m बाई एल क्या कहलाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। हाँ इसको हम लोग लैम्डा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह तुम देखोगे लैम्डा मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट जो होता है। हाँ ग्रेडियंट, हाँ इसको इसका नाम क्या होगा, लीनियर नहीं, लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा मास बाई वॉल्यूम नहीं होता है, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे डेंसिटी क्या बोला गया है, लीनियर डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी। समझ में आया ना? जैसे 10 kg मास 10 मीटर में है, तो सिंपल 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 kg। तो वही क्या बोले, अब बोला गया 100 मीटर में कितना होगा, तो निकाल लोगे। हाँ हाँ या ना? एक सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, लीनियर मास डेंसिटी में बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखो, जब भी कैलकुलस में यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मास एलिमेंट, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे ये dx लेंथ का एक छोटा सा तुमने मास एलिमेंट लिया है, फिगर दिख रहा है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं छोटा सा जो मास है, इसको मैं अगर dm बोल दूं, dm मतलब d मतलब छोटा, स्मॉल, इन्फिनिटली हाँ स्मॉल, तो dm की वैल्यू कितनी होगी, इसका मास कितना होगा? बहुत अरे निकालो, अब बहुत छोटा नहीं, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये चीज़ समझ में आएगी, एल होगा ना, लैम्डा इंटू डी डी एक्स, समझ में आया सबको?
लैम्डा क्या है तुम्हारा? लीनियर मास डेंसिटी। तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत जगह आएगा ये, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। वापस जा रहे थे हाँ, नहीं समझ में आया। एम बाई एल क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ है। मास मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एग्जांपल है 1 kg पर मीटर, तुमसे बोला 10 मीटर का के मास कितना होगा? अच्छा ठीक है डीएल और डी। तुम लेंथ से क्या करोगे? 10 मीटर को क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मिलीमीटर का मास कितना होगा? तो 1 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। dx लेंथ का मास कितना होगा? डीएम बाय डीएल कर देना हम लोग। dm बाई dl नहीं किए हैं, तो हमने वो dx लेंथ का पार्टिकल लिया ना। मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हुआ कि इतने लेंथ में इतना वेट है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो dx लेंथ में कितना मास होगा तुम्हारा? लैम्डा इंटू डी एक्स है, हाँ या ना? हाँ सर। कन्फर्म? आगे बढ़े। तो लैम्डा बेसिकली क्या है तुम्हारा? अच्छा इधर भी यूनिटरी मेथड लगा दिया। एम बाई एल इंटू डी एस। क्यों मैंने ऐसा लिखा है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जानते हो लैम्डा क्या बोलता है ना, आपको दे देता है कि लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग, सपोज ऐसे करके दे दिया, मतलब कि जैसे जैसे x वैरी करेगा आपका लैम्डा वैरी करेगा, मतलब मास तुम्हारा बदलता जा रहा है। तो फंक्शन में फंक्शन दे दिया, तो तब आपको पास इंटीग्रल ही बचा। इंटीग्रल यहाँ भी है, ये समझ में आया यहाँ पे? तो ये डी एम मास है। अच्छा, डी एम मास कितनी डिस्टेंस पे है आपका? x डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं पूछूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम मास, डी एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dmx डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम एक्स से कितना दूर है? x डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम मास, इसको मैं डी आई लिख रहा हूँ, ध्यान देना, डी आई उस छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके चलते? उस छोटे से मास के चलते जो कि x डिस्टेंस पे है, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ है ना? ठीक। तो डी आई की वैल्यू क्या हो गई? एम बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसको सही तरीके से लिख दिया जाए, डी आई एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, छोटे से मास के चलते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस रॉड का। तो ये डी एक्स में x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये बताओ मुझे। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? भाई ये dx है ना, dx छोटा सा जो एलिमेंट है ये कितने डिस्टेंस पे है? x पे है। तो x कहाँ से कहाँ वेरी, ये मास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? छोटा सा एलिमेंट। x की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हो? बेसिकली आप यहाँ से शुरू कर रहे हो। x इज भाई x एक वेरिएबल है ना, अच्छा। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? अच्छा ठीक है। तो x तुम्हारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? माइनस एल बाई टू से ये पीछे जा रहा है, कितना डिस्टेंस? एल बाई टू। तो माइनस, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? माइनस एल बाई टू से लेके कहाँ तक? एल बाई टू तक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? आई लिख देते हैं, हाँ या ना? तो ये m बाई एल, अच्छा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये बताओ जल्दी से निकाल के क्या आएगा फाइनल आंसर? आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉल्व करो।
वो ml² 12 हो जाएगा। देखो ना ये एल से एल देखोगे तो ट्वाइस ऑफ एल क्यूब बाई 12 24 हो जाएगा, तो एल क्यूब बाई 20 और 12 हो जाएगा, और एक एल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml² बाई 12। मतलब किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जो कि मिड पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बाई 12 इसको याद करना है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ यहाँ तक हो गया। अब यहीं पे मैं सिंपली केस नंबर 4 लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस बदल क्या रहा है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, नहीं एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, नहीं वो परपेंडिकुलर रहे लेकिन वो रॉड के वन एंड से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। मतलब अब रॉड कैसे घूम रही है, ऐसे करके, ये ऐसे है, ऐसे करके घूम रही है। हाँ इसका एक्सिस तुम्हारा कहाँ पहले यहाँ था, अब ये सिर्फ यहाँ था, ऐसे घूम रही थी, अब ये एट वन एंड ऑफ द रॉड आ गया है। समझ में आ गया? हाँ क्वेश्चन समझ में आया? तो अब क्या चेंज होने वाला है इस पूरे कहानी में, ये पहला चीज़ चेंज होगा, या सुनो ये चेंज होगा, एल अभी भी लेंथ है, मास अभी भी एम है, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या चेंज होगा? नहीं होगा ना। पहले बताओ ये चेंज होगा? चलो तो ये लिख लेना। ये बताओ डी एम, अब क्या लोगे, अब एक्स डिस्टेंस पे कहाँ से लोगे, अब एक्स, अब आप इसको एक्स बोलोगे, बट सर x तो तब भी वेरिएबल ही था, अभी वेरिएबल है, तो एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट, तो ये लाइन सेम रहेगी, ये लाइन सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे आके चेंज है, क्या चेंज है, x = L/2 और -L/2। तो क्या चेंज करके आएगा, 0 जीरो और L/2। एल, वेरी गुड। हाँ 0 तो आप लोग फट से निकाल लीजिए क्या आएगा इसका आंसर। बस इतना पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब लोग आप जल्दी से करके निकालिए। 0 से एल, ठीक है, 0 से एल निकालिए जरा सब लोग जल्दी से, सही। तो m/l क्या किया हुआ है, x³/3 0 to l, ये हो गया ml²/3। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अभी कुछ और बॉडी का है, वो निकाल लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सबकी डेरिवेशन करेंगे, सबके नहीं करेंगे। देखो इसमें जैसे तुम काफ़ी की कर सकते हो, जैसे तुम रॉड का तो मैंने कर दिया, रिंग का तुम कर सकते हो, रिंग का भी कर दिया, रिंग से हम डिस्क कर लेंगे। ठीक है, इधर देखो, रिंग से डिस्क कर लेंगे, और रिंग से हॉलो सिलेंडर कर लेते हैं, और डिस्क से हम लोग, भाई डिस्क को मिलाओगे तो क्या बनता है, सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। लेकिन स्फीयर के लिए नहीं कर पाओगे, स्फीयर के लिए इंटीग्रल डबल इंटीग्रल यूज़ करना पड़ता है। अगर डबल इंटीग्रल यूज़ नहीं करोगे तो उसमें थोड़ा सा एक मतलब सिंगल इंटीग्रल से भी हो जाता है, थीटा लेके होता है, तो थोड़ा सा कर सकते हो, मतलब कभी मन किया तो कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, उसको भी ईजिली कर सकते हो। लेकिन यह है कि इन सब का एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, ये सीधे आपको यूज़ करना है। आपको एग्ज़ाम नहीं, सब्जेक्टिव में आता नहीं, सब्जेक्टिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इन्हीं सब बॉडी को मिला के क्वेश्चन बना दिया जाता है। एक स्फीयर ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया साथ में, या दो स्फीयर ले लिए, जैसे एक बार जेईई मेन में आया था क्वेश्चन, ये रिंग थे ऐसे, हाँ ये, अब बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से, मतलब इस एक्सिस से निकालिए, ये एक्सिस है, हाँ ये एक्सिस है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे पूरा घूम रहा है ऐसे करके, समझ में आया? तो यानी कि तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना, तुम्हें रिंग का पता, या डिस्क रहे, चाहे रिंग रहे, चाहे सिलेंडर रहे, कुछ भी रहे। नहीं अभी नहीं कर पाओगे, अभी कुछ और बचा है इसमें, तो समझ ना क्वेश्चन करने का मतलब कि किस तरह क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी।